सीज फायर को लेकर बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। युद्ध विराम को लेकर हो रही बातचीत टूट गई है। इस बीच ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, नेतन्याहू ने मोसाद की टीम को वापस बुला लिया है। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त सामने आ रही है। हमास और इजराइल में हो रही थी ये बातचीत और कतर में हो रही थी युद्ध विराम को लेकर ये बातचीत, पूरी कॉन्वर्सेशन, और इजराइल के वॉर कैबिनेट ने भीषण हमले का आदेश इस बीच दे दिया है। खबर ये भी आ रही है कि हमाद शहर में आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। हमले में 50 से ज्यादा इमारतें धराशायी होने की जानकारी सामने आ रही है और साथ ही रात में इजरायली सेना के हमले तेज हो गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है। इस बीच गाजा युद्ध का दूसरा दिन पहले से भी ज्यादा विनाशक साबित हुआ। दूसरे दिन इजराइल की तीनों सेनाओं ने हमास के ठिकानों पर हमले किए। फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल किया गया। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इजराइल ने गाजा से हमास को हमेशा के लिए मिटाने का एक सीक्रेट प्लान तैयार किया है और इस प्लान की जानकारी भी 7 अरब देशों को दे दी गई है। अगर ये प्लान धरातल पर उतरा तो गाजा का क्षेत्रफल सिकुड़ना तय है और इस प्लान का आधार बनाया गया है ऑपरेशन लेबनान 80। क्या है इजराइल का ऑपरेशन गाजा, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा विनाश के फेज 2 का दूसरा दिन पहले दिन से ज्यादा विध्वंसक रहा है। दक्षिण से उत्तरी गाजा तक इजराइल ने विनाशक बारूदी वर्षा की। दूसरे दिन भी इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। इसका टारगेट बने हमास के कमांड सेंटर और इन हमलों में हमास के कई ऑपरेटिव के भी मारे जाने की खबर है। इजराइल ने गाजा पर इतनी विनाशक बम वर्षा की कि मीलों दूर तक धमाकों की आवाज से धरती कांप उठी। गाजा का आसमान धूल और धुएं से भर गया। इजराइल ने गाजा के जबालिया कैंप में भीषण बमबारी की। देर शाम तक जबालिया कैंप पर बमबारी होती रही। जबालिया की अल सलाम इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। जबालिया बाजार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इजराइल ने दक्षिण गाजा के खान यूनिस पर भी जबरदस्त बमबारी की। खान यूनिस के रिहायशी इलाके बमबारी से थर्रा उठे। दूसरे दिन खान यूनिस में सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें हैं। दूसरे दिन आईडीएफ ने खान यूनिस पर पर्चे गिरा। लोगों से अपील की गई है कि खान यूनिस का इलाका खाली कर दें। दक्षिणी गाजा के राफा क्रॉसिंग के नजदीक भी इजरायली एयरफोर्स ने जबरदस्त हमले किए। अब तक राफा क्रॉसिंग सबसे सुरक्षित क्षेत्र था, लेकिन दूसरे चरण में यहां भी तबाही का मंजर है। दक्षिणी गाजा लगातार इजराइल के निशाने पर है। दूसरे दिन राफा क्रॉसिंग के कई इलाकों पर बमबारी की गई। इजराइल की जल, थल और वायु सेना ने एक साथ गाजा पर हमले किए। इजराइल ने दूसरे दिन 400 से ज्यादा टारगेट पर बमबारी की। इजराइल पर 50 रॉकेट हमले भी किए। सबसे ज्यादा हमले दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पर किए गए। ग्राउंड फोर्सेस ने दक्षिणी गाजा में हमास के ट्रैप तबाह कर दिए। नेवी मिसाइल और टैंक आर्टिलरी से भी गाजा पर हमले किए गए। दूसरे दिन गाजा में तबाही इतनी जबरदस्त हुई है कि पूरा गाजा थर्रा उठा है। गाजा पर इतनी तीव्रता के विस्फोट हो रहे हैं कि आसपास के इलाकों में भूकंप जैसे झटके आ रहे हैं। विस्फोट के बाद आसपास के क्षेत्र में 2.5 से 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं।
बम के शॉकवेव और भूकंप के झटकों से दूर दूर की इमारतें तबाह हो रही हैं। जैसा कि इजरायल ने कहा था कि दूसरा चरण पहले से ज्यादा निर्णायक होगा और हमास का अंत किया जाएगा, ये हमले उसी का संकेत दे रहे हैं। रूसी मीडिया ने यूएन आंकड़ों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि गाजा अब तक अफगानिस्तान और जापान से ज्यादा बमबारी का शिकार बन चुका है। सात अक्टूबर से अब तक गाजा पर 25,000 प्लस टन बारूद बरसाया जा चुका है। दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर 15,000 प्लस टन का लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया गया था, यानी गाजा पर हिरोशिमा से ज्यादा बारूद बरसाया जा चुका है। 2018 से 2019 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में 15,000 बम गिराए थे, लेकिन गाजा में 2 महीने में ही उससे ज्यादा बमबारी इजराइल कर चुका है। 2016 से 2020 तक अफगानिस्तान में अमेरिकी बमबारी में 2122 लोग मारे गए थे, इनमें 785 बच्चे थे। लेकिन 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में 16,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इनमें भी 5300 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। सवाल यह है कि आखिर गाजा को खाली करने का आदेश क्यों दिया गया है और इतने बड़े पैमाने पर बमबारी आखिर क्यों की जा रही है। दरअसल भविष्य में हमास के हमलों से बचने के लिए इजराइल गाजा में बफर जोन बनाना चाहता है। इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और यूएई सहित कई अरब देशों को बफर जोन बनाने का प्रस्ताव सौंप दिया है। इजराइल के बफर जोन बनाने का मतलब होगा गाजा का क्षेत्रफल और सिकुड़ना। इसीलिए गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने अपने बफर जोन का कच्चा मसौदा तैयार कर लिया है। इससे गाजा पर क्या असर पड़ने वाला है, ये देखिए। जिस गाजा को बफर जोन बनाने की तैयारी हो रही है उसके बारे में और क्या डिटेल्स हैं आइए बता देते हैं। गाजा पट्टी की लंबाई 40 किलोमीटर है। सबसे संकरे वाले हिस्से में इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर है और सबसे चौड़े वाले हिस्से की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई 12 किलोमीटर है। और इजराइल के टॉप कमांडर ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी कि इजराइल का बफर जोन 500 मीटर गाजा के अंदर जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गाजा की 22,000 इमारतें खत्म हो जाएंगी। दूसरा प्रस्तावित प्लान है कि गाजा और इजराइल के बीच बफर जोन 1 किलोमीटर की गहराई तक बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो गाजा की 45,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो जाएंगी। प्रस्ताव तो यह भी रखा गया है कि गाजा में बफर जोन की गहराई 2 किलोमीटर तक रखी जाए। अगर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, लागू किया जाता है तो गाजा की 62,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो जाएंगी, क्योंकि बफर जोन का खाली रखा जाना बहुत जरूरी हो जाएगा। फिलिस्तीन का जीता जागता हिस्सा फिलहाल गाजा ही है जो बर्बादी के कगार पर है। अगर इजराइल बफर जोन बनाने के प्लान पर आगे बढ़ता है तो जंग का दायरा बढ़ सकता है। अरब देशों ने अभी तक अपना पक्ष सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जॉर्डन, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब सहित कई देश इजराइल के प्रस्ताव के विरोध में हैं। इजराइल गाजा से अपने दुश्मन हमास का खात्मा करना चाहता है और वो एक बार पहले भी ऐसा कर चुका है और अब उसी तरीके को गाजा में भी आजमाने वाला है। 1982 में इजराइल ने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेबनान से खत्म करने के लिए यही नीति अपनाई थी। 1967 के 6 डे वॉर के बाद फिलिस्तीनी नागरिकों को लेबनान में शरण लेनी पड़ी और 1971 में पीएलओ यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जॉर्डन में लोकल ग्रुप से विवाद होने के बाद लेबनान जाना पड़ा। फिलिस्तीन का मुद्दा उठाने वाली फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इजराइल की सबसे बड़ी दुश्मन थी। 1975 तक दक्षिणी लेबनान पर पीएलओ का नियंत्रण हो गया और इजराइल चाहता था कि उसके ठिकाने खत्म कर दिए जाएं।
1975 में लेबनान सरकार की समर्थक क्रिश्चियन मिलिशिया और पीएलओ के बीच दक्षिणी लेबनान में जंग शुरू हो गई। इस जंग में इजराइल क्रिश्चियन मिलिशिया के साथ था और पीएलओ ने इजरायली सीमा में हमले कर दिए। उन्नीस में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान की सीमा में पीएलओ के ठिकानों पर हमले कर दिए, लेकिन हमलों के बाद क्षेत्र क्रिश्चियन मिलिशिया को सौंपकर लौट गया। इजराइल ने क्रिश्चियन मिलिशिया को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। पीएलओ को सीरिया से हथियार सप्लाई मिलने लगे। 1981 में पीएलओ ने इजराइल के सीमाई शहरों पर हमले शुरू कर दिए। जवाब में इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान के पीएलओ ठिकानों और बैरूत हेडक्वार्टर पर हवाई हमले शुरू कर दिए। 6 जून 1982 से 5 जून 1982 तक लेबनान में पीएलओ के साथ इजराइल और क्रिश्चियन मिलिशिया की जंग चली। इजराइल लेबनान से पीएलओ के ठिकाने खत्म करने में कामयाब रहा। अब गाजा की जंग का लक्ष्य हमास का सफाया है। हमास के सफाई के लिए इजराइल विदेशी लड़ाकों को गाजा पट्टी में उतार चुका है। 1982 वाला प्लान गाजा में एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बफर जोन की कोशिश विश्व युद्ध का बिगुल भी फूंक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। हमाद शहर में आईडीएफ की बमबारी तेज हो गई है। लड़ाकू मिसाइलों से लगातार अटैक होने की जानकारी मिल रही है। इजराइल के हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। हमले का दिल दहलाने वाला वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लड़ाकू विमानों से मिसाइलों की बरसात की गई है। इजराइल के हमले में कई इमारतें तबाह होने की जानकारी है। युद्ध विराम टूटने के साथ ही जंग का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो गया। उत्तर से लेकर दक्षिणी गाजा तक इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। गाजा शहर खंडर बनता जा रहा है और इस बीच हमास के हमले भी तेज होते जा रहे हैं। हमास ने अपने शस्त्रागार से नए और घातक हथियार निकाल लिए हैं। ये वो हथियार हैं जिन्हें इजराइल का आयरन डोम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर हमास के नए और घातक हथियार कौन कौन से हैं? अब इजराइल इन हथियारों का मुकाबला कैसे करेगा? युद्ध के मैदान में अब तक का सबसे बड़ा विध्वंस शुरू हो गया है। सीज फायर टूटने के साथ ही विनाश का नया दौर शुरू हो गया है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। युद्ध के दूसरे राउंड में इजराइल गाजा को शमशान बना रहा है, तो हमास इजरायली शहरों को तबाह कर रहा है। 24 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा पर अब तक की सबसे बड़ी और भीषण बमबारी की। युद्ध के दूसरे राउंड में इजराइल के हवाई हमले बहुत बढ़ गए हैं। इजराइल को जवाब देने के लिए हमास ने अपने घातक हथियार निकाल लिए हैं। हमास आईडीएफ को टारगेट करने के लिए नए और घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। गाजा की धरती हो, यरूशलेम हो, वेस्ट बैंक हो या फिर इजराइल की धरती, हमास हर फ्रंट पर नए और घातक हथियारों से हमला कर रहा है। हमास किन हथियारों से हमले कर रहा है, उनकी खूबी क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर हमास के लड़ाके किस तरह से हमले कर रहे हैं। यरूशलेम में हमास ने आत्मघाती ड्रोन दागकर आईडीएफ के ठिकाने को तबाह कर दिया। हमास ड्रोन के साथ साथ रॉकेट से भी हमले कर रहा है। इजराइल के आधा दर्जन शहरों पर उसने रॉकेट की बरसात की।
तेल अवीव में एक के बाद एक कई रॉकेट गिरे। हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। सेंट्रल इजराइल में भी हमास ने भीषण अटैक किया, जिससे शहरों में हड़कंप मच गया। हमास के रॉकेट हमलों से अशदोद शहर लगातार दहल रहा है। हमास ने गाजा से एक साथ 30 रॉकेट फायर किए तो इजराइल का स्टेरोड शहर में बड़ी तबाही हो गई। हमास ने एश्कलोन में भी ड्रोन और रॉकेट से प्रहार किया। हमास के हमले का दहलाने वाला वीडियो आया है। हमास आईडीएफ और इजराइल पर अब जो हमले कर रहा है उसमें से ज्यादातर हमले सफल हो रहे हैं। हमास के हमलों को इजराइल का खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी रोक नहीं पा रहा है। हमास के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि वो अब नए और घातक हथियारों से हमले कर रहा है। ये वो हथियार हैं जो आयरन डोम को चकमा देने में माहिर है। हमास अब अल जाबरी ड्रोन से अटैक कर रहा है। आयरन डोम के पास इस ड्रोन की काट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास ने इसे आयरन डोम को चकमा देने के लिए ही तैयार किया है। सवाल यह है कि आखिर अल जाबरी ड्रोन इतना घातक और विनाशक क्यों है? दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक आयरन डोम इसे इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? अब इसे जानने और समझने की जरूरत है। तो हमास इस वक्त इजरायली सेना को जिस ड्रोन से टारगेट कर रहा है वो कितना घातक है, अब इसे समझ लीजिए। इस ड्रोन का नाम है अल जाबरी ड्रोन। ये एक आत्मघाती ड्रोन है और इसकी रेंज है 150 किलोमीटर, यानी ये 150 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट को सटीकता से तबाह कर देता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके सामने इजराइल का खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर आयरन डोम इसे इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाता। अब ये भी जान लीजिए, दरअसल ये ड्रोन अपने चारों तरफ रेडिएशन का एक रिंग बनाता है। यही वो रिंग है जो आयरन डोम को चकमा देता है और इसी रेडिएशन रिंग की वजह से आयरन डोम का रडार इसे पकड़ नहीं पाता, यानी आयरन डोम का रडार फेल हो जाता है और जाबरी अपने टारगेट को भेदने में कामयाब हो जाता है। हमास 7 अक्टूबर से अब तक करीब 40 जाबरी ड्रोन दाग चुका है। इनमें से ज्यादातर हमले सफल रहे हैं। इजरायली सेना को जब भी बड़ी चोट पहुंची है, हमास ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमास अब तक जिस जाबरी ड्रोन से हमले कर रहा था उसके बारे में किसी को पता नहीं था। शुक्रवार को हमास ने जाबरी ड्रोन के साथ फिर से हमला किया और इसी के साथ इस ड्रोन के बारे में खुलासा हो गया। शुक्रवार को हमास ने एक के बाद एक 3 जाबरी ड्रोन दागे। उसके टारगेट पर यरूशलेम में आईडीएफ का ठिकाना था। हमास के ड्रोन हमले में इजरायली सेना का कमांड सेंटर बर्बाद हो गया। जांच में पता चला कि हमास ने फिर से जाबरी ड्रोन से हमले करना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यही है कि जाबरी ड्रोन इजरायल के आयरन डोम को चकमा दे रहा है। आईडीएफ के लिए यही सबसे बड़ा सिरदर्द है। इजरायल पर एक तरफ हमास के हमले तेज हो गए हैं तो दूसरी तरफ अल कुद्स ब्रिगेड भी धावा बोल रहा है और मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन अल कुद्स के हमले कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आईडीएफ अल कुद्स के रॉकेट और मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर ले रहा है। पर इस वक्त इजरायली सेना हमास के हमलों से परेशान है क्योंकि हमास एक साथ कई नए और घातक हथियारों से प्रहार कर रहा है। अल जाबरी ड्रोन, फजर 5 रॉकेट, एसीएफ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ये वो नए और घातक हथियार हैं जिससे हमास इजरायली सेना को लगातार जख्म दे रहा है। ये वही हथियार हैं जिसकी काट इजरायल के पास नहीं है। सवाल यही है कि आखिर इजरायली सेना हमास के जाबरी जंग से कैसे पार पाएगी? क्या जाबरी के जवाब में इजरायल के हमले तेज होने वाले हैं? फिलहाल तो यही लग रहा है कि गाजा में विनाश का सबसे बड़ा दौर शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है। हमास शहर पर लगातार एयर अटैक हुए हैं आईडीएफ के टारगेट पर। हमास से जुड़ी इमारतें जो हैं उनके बारे में देखिए, इस वक्त स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। इजराइल के हमले का एक और वीडियो उससे जुड़ा हुआ सामने आ गया है। इजराइल हमास में जंग में एक से बढ़कर एक कई अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाइल, बम, फाइटर प्लेन, ड्रोन के अलावा एक और वेपन आया है जिसका नाम है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हां, सही सुना आपने। सीज फायर के बाद इजराइल ने एआई अटैक शुरू कर दिए हैं और जिसका वार पहले से भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। और यही वजह है कि केवल 2 दिन में ही गाजा पट्टी में भयंकर तबाही मची है। सात दिन की शांति, फिर धुआंधार बमबारी। पहले से भी ज्यादा सटीक और घातक। विध्वंस से हमास के इलाके में मचा हाहाकार। सात दिन के सीज फायर के बाद 1 दिसंबर की सुबह जब इजरायली सेना ने हमले का नया चैप्टर शुरू किया तो अटैक 2.0 का हर वार पहले से ज्यादा घातक और सटीक निकला। इतना कि हमास के खेमे में खलबली मच गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आईडीएफ में अचानक ये बदलाव कहां से आया। के इस रहस्य से पर्दा उठ गया है जिसने दुश्मन खेमे में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि आईडीएफ गाजा पर हमले के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके दम पर इजराइल की मारक क्षमता पहले से कई गुना ज्यादा विनाशकारी हो चुकी है। इसमें ह्यूमन, विजुअल और सिग्नल इंटेलिजेंस का डेटा इस्तेमाल किया जाता है। आईडीएफ एआई की मदद से टारगेट की पहचान करता है। टारगेट को ह्यूमन इंटेलिजेंस की जानकारी से मिलाया जाता है, फिर विमान, मिसाइल या फिर ड्रोन से टारगेट को खत्म कर दिया जाता है। एआई से लैस होने के बाद इजराइल की क्षमता में कई गुना ज्यादा इजाफा हो चुका है। बताया जा रहा है कि एआई ने आईडीएफ की हमला क्षमता में कई हजार गुना का इजाफा कर दिया है। सीज फायर से पहले जहां एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 50 टारगेट हिट किए जाते थे, अब ये संख्या 450 को पार कर चुकी है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 अहम टूल्स हैं। पहला है गॉस्पेल। इसका इस्तेमाल टारगेट तय करने में किया जाता है। दूसरा टूल है अल्केमिस्ट, जो टारगेट से जुड़े हर इंटेलिजेंस की जानकारी को मिलाता है। तीसरा टूल है डेप्थ ऑफ विजडम, जिसका एक ही काम है, तेज और घातक हमला। सात अक्टूबर को जब हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला किया था, तब इजराइल ने गाजा की सरजमी से आतंक को खत्म करने की कसम खाई थी। ताबड़तोड़ हमले हुए,
उत्तरी गाजा को हमास से छीन लिया गया, सारे अस्पतालों पर कब्जा कर लिया। फिर आया सीज फायर का दौर। 7 दिन तक दोनों तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। माना जाता है कि इन 7 दिनों में आईडीएफ ने अपने एआई टूल्स को एक्टिव कर लिया, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के लिए सबसे अहम होता है डेटा। ये इजराइल के पास कहां से आया? ये जानने के लिए आपको 2 साल पहले जाना होगा, साल 2021, जब इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ ऑपरेशन गार्जियंस ऑफ द वॉल शुरू की थी। माना जाता है कि 11 दिन की इस जंग में आईडीएफ ने एआई टूल्स के लिए हर तरह का डेटा जमा कर लिया था। गाजा पट्टी की हर सड़क, हर इमारत, हर अस्पताल, चर्च, स्कूल, यहां तक कि सरकारी बिल्डिंग्स भी इस एआई तकनीक में समा चुकी है। इजराइल के इस एआई अटैक को सफल बनाने में अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ है। इजराइल हमास की जंग में अमेरिका से मिले हथियार आईडीएफ की ताकत है। अब हमले का तरीका बदल गया है कि अमेरिका ने भी एआई अटैक के मुताबिक हथियारों का जखीरा भेजना शुरू कर दिया है। पहली खेप में 15,000 बम का बस्टर थे, जिसमें PLU-109 जैसे बम थे। एआई तकनीक को ध्यान में रखते हुए 57,000 आर्टिलरी शेल्स भी भेजे गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आईडीएफ के निशाने पर सबसे ज्यादा बंकर हैं। इजराइल के मुताबिक जहां हमास के लड़ाकों ने अपना अड्डा बना रखा है, ये बंकर अस्पताल और स्कूल जैसी जगहों के नीचे हैं। यही वजह है कि आईडीएफ बिना संकोच के इन जगहों पर भी जमकर गोले दाग रहा है। गाजा पट्टी पर हमले से पहले सुरंगें आईडीएफ के लिए कितना बड़ा सरदर्द थी, ये सभी जानते हैं। इजराइल के दावे के मुताबिक अभी तक उसने गाजा पट्टी में 150 सुरंगें नष्ट की हैं, लेकिन हमास का सैन्य मुख्यालय अभी भी इजरायली मिसाइलों की पहुंच से दूर है। लिहाजा अब एआई अटैक की मदद से हमास को जड़ से खत्म करने की कवायद की जा रही है। एआई अटैक से मिली जानकारी फाइटर पायलट्स को सही लोकेशन बताती है। रियल टाइम हमले की वजह से वार काफी सटीक और घातक होता है। हमले के बाद खत्म टारगेट की अलग डेटा फाइल बन जाती है। इजराइल ने साल 2021 के बाद जंग लड़ने की चाल बदल ली। तेज और सटीक हमले के लिए टारगेट बैंक बनाया गया, जिसकी इंटेलिजेंस यूनिट अच्छे से देखभाल करती है। सारी जानकारी मिलिट्री यूनिट को भेजी जाती है, जहां से हमले को अंजाम दिया जाता है। इस एआई अटैक सिस्टम को इतना आधुनिक बनाया गया है कि पुराने टारगेट खत्म होते ही नए टारगेट अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। मतलब यह है कि हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने जो कसम खाई थी, उसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। हमाद में आईडीएफ के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमाद में शाम से ही आईडीएफ की भीषण बमबारी जारी है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। यूक्रेन वॉर में जिस महायुद्ध का डर था, वो एक बार फिर दुनिया में मंडराने लगा है। यूक्रेन वॉर के दौरान ही पुतिन और जिनपिंग के रिश्ते मजबूत हुए और फिर पुतिन ने ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से हथियारों की डील की। अब माना जा रहा है कि एंटी अमेरिका ग्रुप इजराइल गाजा के बहाने अमेरिका से पुराने हिसाब चुकता करेगा। फिलहाल युद्ध की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों को दी गई है। बाद में ईरान इस युद्ध में शामिल होगा और ईरान की मदद करेंगे पुतिन और जिनपिंग। इस प्लान और गठबंधन का पहला सबूत भी सामने आ गया है। इस रिपोर्ट में वो सबूत देखिए। चमचमाते नए और घातक हथियार, सटीक निशाना और जोरदार धमाका।
असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर। इसी वीडियो में सिर पर लाल पट्टी बांधे ये लड़ाके नजर नहीं आते तो किसी को भी यकीन हो जाता कि ये किसी देश की सेना का शक्ति प्रदर्शन है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच हिजबुल्लाह का यह वीडियो जाहिर करता है कि इजराइल से युद्ध की तो अभी सिर्फ तैयारी चल रही है। जो अब तक हुआ वो ट्रेलर है और असली विनाश तो अभी बाकी है। क्योंकि हिजबुल्लाह के इस हौसले के पीछे हैं कई महारथी, ऐसे ताकतवर नेता, इतने शक्तिशाली देश कि इजराइल क्या अमेरिका पर भी भारी साबित हो। एंटी अमेरिका ग्रुप तो गाजा युद्ध से पहले ही एकजुट हो गया था, लेकिन अमेरिका के वर्चस्व और नेटो की ताकत को कम करने के लिए यूक्रेन वॉर को लंबा खींचा गया। अब हथियारों की कमी से जूझ रहे अमेरिका पर अरब में शिकंजा कसने की तैयारी है। अब तक ये सिर्फ आशंका थी, लेकिन अब सबूत भी आ चुका है। ईरान की सेना को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए चीन और रूस की तीनों सेनाएं फारस की खाड़ी पहुंच रही है। ईरान, रूस, चीन की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। फारस की खाड़ी में तीनों देशों के युद्धपोत अभ्यास करेंगे। युद्धाभ्यास को अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी माना जा रहा है। इसी गुरुवार को ईरान की नेवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ओमान के साथ एक संयुक्त अभ्यास किया था। इसी वजह से फारस की खाड़ी में अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी है, जिसका नाम है आइजनहावर। एक तरफ अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ इजराइल को उलझाने की। ईरान की नेवी गुरुवार को युद्धाभ्यास कर रही थी। वहीं गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री लेबनान में थे। मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाह ने नसरल्लाह से मुलाकात की। हिजबुल्लाह की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इन मुलाकातों के बाद नसरल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल से युद्ध के लिए तैयार हैं। इस बीच सीरिया में एक बार फिर इजराइल के फाइटर जेट्स ने हमला किया। 2 हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। ईरान ने पश्चिमी देशों को एक और झटका दिया है। 2015 से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध था, लेकिन 18 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध खत्म कर दिया। ईरान अब बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 पर कोई जानकारी नहीं दे रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर लगाए गए यूएन के प्रतिबंध खत्म होने के बाद ईरान कानूनी तौर पर चीन से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खरीद सकता है। ईरान बाकी देशों को अपने मिसाइल और ड्रोन बेच भी सकता है। ईरान एक तरफ रूस को बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है तो वहीं शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समर्थित चरमपंथी ग्रुप हिजबुल्लाह के आतंकियों को अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले की जिम्मेदारी दी गई है। मिडिल ईस्ट की तस्वीर बिल्कुल साफ है। अगर मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल के बीच जंग की शुरुआत होती है तो अमेरिका इजराइल के साथ होगा और रूस ईरान की मदद करेगा। ईरान को काबू में रखने के लिए अमेरिका कई बरसों पहले ही उसे चारों तरफ से घेर चुका है। इस मैप के जरिए समझिए कि कैसे ईरान की छोटी सी गुस्ताखी उस पर भारी पड़ सकती है। कतर, यहां अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस मौजूद है। यहां करीब 13,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। बहरीन, अमेरिका के 7,000 सैनिक यहां मौजूद हैं। अमेरिका की नेवी और वायुसेना भी मौजूद है। इसके बाद इराक, कुवैत, जॉर्डन, ओमान, तुर्की, सीरिया और सऊदी अरब में भी अमेरिकी बेस मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के करीब अमेरिका के 65,000 सैनिक मौजूद हैं। एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर मौजूद हैं।
पेंटागन से ऑर्डर रिलीज होते ही ईरान को अमेरिकी बेस से अटैक का सामना करना पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ रूस खुद युद्ध में उलझा है और ऐसे हालात में वो ईरान के लिए क्या कर सकेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि चीन, रूस और ईरान के संयुक्त युद्धाभ्यास ने इजराइल की चिंता जरूर बढ़ा दी है। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये गठबंधन इजराइल के साथ अमेरिका के लिए भी बेहद खतरनाक है। माना जा रहा है कि पुतिन के लिए इजराइल और गाजा युद्ध इंतकाम का बड़ा मौका है। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की है, इसलिए रूस अब ईरान और हिजबुल्लाह की मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जमाले कैंप पर आईडीएफ का हमला हुआ है। आईडीएफ ने फास्फोरस बम से हमला किया है। पहले ही लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें अब ये तस्वीर जुड़ गई है। हमले का दिल दहलाने वाला एक और वीडियो सामने आ गया है। गाजा युद्ध के 3 लक्ष्य इजराइल ने सार्वजनिक कर दिए हैं। पहला है गाजा में हमास और अल कसाम का विनाश, दूसरा है बंधकों की सुरक्षित घर वापसी और तीसरा है गाजा में कट्टरपंथ का खात्मा। लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के बाद भी इजराइल ने कुछ ग्लोबल लक्ष्य तय किए हैं, जिसकी जिम्मेदारी दुनिया की सबसे खौफनाक और माहिर इंटेलिजेंस एजेंसी को दी गई है। ये लक्ष्य है दुनिया भर में हमास की लीडरशिप का सफाया और साथ ही साथ हमास के दफ्तरों का खात्मा। पूरा प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में जान लीजिए। गाजा पर गिरने वाले हर बम का टारगेट हमास और उसकी अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके हैं। हर धमाका इन्हीं को टारगेट करके किया जा रहा है। दक्षिणी गाजा से हमास के ओवरग्राउंड बंकर तबाह किए जा रहे हैं। गाजा के हर इलाके में हमास के रॉकेट और मिसाइल लॉन्च पैड तबाह किए जा रहे हैं। गाजा की जमीन के नीचे हमास की सुरंगों का सफाया किया जा रहा है। एक एक करके गाजा में हमास का हर निशान और हर ठिकाने को मिटाने की मुहिम दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है और 3 लक्ष्य दुनिया को बता दिए गए हैं। ואמרתי לו, אנחנו נשבענו, אני נשבעתי, לחסל את החמאס. שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו נמשיך את המלחמה הזאת עד שנשיג את 3 היעדים, לשחרר את כל חטופינו, לחסל את החמאס עד תום. गाजा में खतरे के खात्मे का मतलब है पूरी गाजा पट्टी से हमास का सफाया करना और इजराइल ने इस लक्ष्य को साधने के लिए गाजा पर बम वर्षा शुरू कर दी है। लेकिन लक्ष्य सिर्फ यही नहीं है। गाजा युद्ध का अंत होने के बाद भी इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का फैसला लिया है और उसकी वजह है हमास की टॉप लीडरशिप। गाजा के अंदर हमास के ओवरग्राउंड वर्कर्स और लड़ाके रहते हैं। गाजा के अंदर याह्या सिनवार से बड़ा कोई नेता नहीं रहता है। हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म किए बिना गाजा इजराइल के लिए सुरक्षित नहीं रह सकता। हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करने की जिम्मेदारी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दी गई है। गाजा में हमास के सबसे बड़े इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को इजराइल की सेना तबाह कर रही है और अब टॉप लीडरशिप को तबाह करने की जिम्मेदारी इजराइल के जासूसों को दी गई है। मोसाद के ये असैसिन्स यानी प्रोफेशनल हत्यारे अब हमास के नेताओं की हत्या का मिशन शुरू करने वाले हैं, चाहे ये नेता किसी भी देश में क्यों ना हो, क्योंकि हमास के इन्हीं नेताओं ने सीज फायर तोड़ने का फैसला लिया और इजरायली सैनिकों को रिहाई का रास्ता बंद कर दिया।
इजराइल का प्लान है कि इन नेताओं को इनके सबसे सुरक्षित ठिकानों में ही खत्म कर दिया जाए। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया कतर की राजधानी दोहा में रहता है। मारवन ईसान लेबनान, मिस्र और जॉर्डन में ठिकाने बदलता रहता है। मोहम्मद जहर भी लेबनान, कतर और सीरिया में ठिकाने बदलता रहता है। इजरायली इंटेलिजेंस के निशाने पर हमास के बाकी नेता भी हैं। इनको टारगेट बनाने के लिए अरब के कई देशों में ऑपरेशन चलाया जाने वाला है। कतर, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, लेबनान, तुर्की में हमास के नेताओं के ठिकाने हैं। यहां मोसाद इनको खोजकर ठिकाने लगाने का ऑपरेशन शुरू करने वाला है। इजराइल का प्लान यह भी है कि हमास के अंतर्राष्ट्रीय दफ्तर बंद कराने के लिए भी ऑपरेशन शुरू किए जाएं। इजराइल सरकार ने अमेरिका से हमास दफ्तरों पर एक्शन की अपील की है। गाजा युद्ध के बाद अमेरिका कतर पर दबाव बनाएगा। कतर में ही हमास का प्रमुख दफ्तर है। इजराइल चाहता है कि हमास को कतर से समर्थन मिलना बंद हो जाए, क्योंकि कतर से ही हमास को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। गाजा में जंग के साथ साथ इजराइल हमास के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जंग भी छेड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खान यूनिस में आईडीएफ का बड़ा हमला हुआ है। आर्टिलरी से अबू अकर बिल्डिंग पर अटैक हुआ है। हमले में अबू अकर बिल्डिंग तबाह हो गई है। गाजा युद्ध को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गाजा के हमास चीफ याह्या सिनवार को हल्के में लेना इजराइल को भारी पड़ गया। नेतन्याहू और उनकी सरकार से एक ऐसा ब्लंडर हो गया जिससे इजराइल से लेकर गाजा तक विनाश का सबसे बड़ा बवंडर आ गया। सिनवार ने 1 साल पहले ही तबाही का सैलाब लाने का ऐलान कर दिया था और इसी ऐलान को इजराइल ने गंभीरता से नहीं लिया। गाजा में महायुद्ध नहीं छिड़ता अगर इजराइल से गलती नहीं हुई होती। हमास 7 अक्टूबर को हमला करने में कामयाब नहीं होता अगर इजराइल ने हमास को हल्के में नहीं लिया होता। युद्ध की ये आग इतनी विकराल नहीं होती अगर नेतन्याहू ने याह्या सिनवार के ऐलान को गंभीरता से लिया। गाजा युद्ध को लेकर बहुत बड़ा और बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक ऐसा खुलासा जिससे पूरी दुनिया हैरान है। 14 दिसंबर 2022 यानी 1 साल पहले गाजा में हमास के चीफ याह्या सिनवार ने नेतन्याहू और उनकी सेना को बहुत बड़ी धमकी दी थी। सिनवार ने ऐलान किया था कि अल्लाह ने चाहा तो हम सैलाब की तरह तुम्हारे पास आएंगे। हमास के लड़ाके अंतहीन रॉकेटों के साथ तुम्हारे पास आएंगे। हम हजारों लड़ाकों के साथ इजराइल पर बहुत बड़ा आक्रमण करेंगे। हम अपने लाखों लोगों के साथ इजराइल पर धावा बोलेंगे। सिनवार ने यह ऐलान एक रैली में किया था जिसे इजराइल ने गीदड़ भभकी समझकर गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन 1 साल बाद वही हुआ जिसका सिनवार ने ऐलान किया था। सात अक्टूबर 2023 इसी तारीख को हमास ने पूरी दुनिया के साथ इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण कर दिया। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 250 लोगों को बंधक बना लिया। सिनवार ने 1 साल पहले कहा था कि हम प्रचंड बाढ़ की तरह आएंगे जिसे रोकना असंभव होगा।
इसीलिए 7 अक्टूबर के ऑपरेशन का नाम भी अल अक्सा फ्लड रखा गया। इस बीच इजराइल सरकार की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल सरकार को भी इस बात का इंटेलिजेंस अलर्ट मिला था कि हमास बहुत बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन इजराइल के बड़े अधिकारियों ने इस अलर्ट पर यकीन करने से ही इनकार कर दिया। तर्क ये दिया कि हमास के पास इतना बड़ा हमला करने की ताकत ही नहीं। इजरायली अधिकारियों की यह बहुत बड़ी गलती थी। ये गलतफहमी 7 अक्टूबर को तब टूट गई जब हमास ने इजराइल में सबसे बड़े कत्लेआम को अंजाम दे दिया। एक वक्त था जब याह्या सिनवार इजराइल का कैदी था, लेकिन इजराइल ने उसे छोड़ दिया था। अब साबित हो चुका है कि 7 अक्टूबर के अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन का हेड और मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ही था। इसका मतलब यह हुआ कि सिनवार को आंकते में इजराइल से बहुत बड़ी गलती हुई। इसी गलती का परिणाम है गाजा युद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोविड के बाद चीन से निकले एक और वायरस ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाना शुरू कर दिया है। एक एक करके 11 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसमें अमेरिका का नाम भी शामिल है। और इस संदिग्ध निमोनिया वायरस का मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अमेरिका चीन यात्रा पर प्रतिबंध की मांग उठने लगी है। हमेशा की तरह चीन ने एक बार फिर चुप्पी साध रखी है, लेकिन भारत हर हालात से लड़ने के लिए तैयार है। फिर गहराया सांसों पर संकट। 11 देशों में फैला वायरस, अमेरिका भी आया चपेट में। चीन ने वायरस पर फिर साधी चुप्पी। संदिग्ध निमोनिया के जिस वायरस ने अभी तक केवल चीन में कोहराम मचा रखा था, अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। आज दुनिया के 11 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। चीन से जन्मा निमोनिया वायरस अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, वियतनाम, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड में फैल चुका है। चीन के बाद सबसे बुरी हालत अमेरिका की है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध निमोनिया का वायरस वहां के 11 राज्यों में फैल चुका है। मरीज बच्चों की भीड़ से अस्पताल भरते जा रहे हैं। इससे पहले केवल एक राज्य में वायरस के मिलने की रिपोर्ट आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब अमेरिका में चीन यात्रा पर प्रतिबंध का मामला उठने लगा है। रिपब्लिक पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से मिलकर कड़े कदम उठाने की मांग की है। इस टीम की अगुवाई फ्लोरिडा सांसद मार्को रूबियो कर रहे थे। मार्को ने कहा कि हमें संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच यात्रा को तुरंत प्रतिबंधित करना चाहिए, जब तक कि हम इस नई बीमारी से पैदा होने वाले खतरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल जाती। कोरोना वायरस की तरह इस संदिग्ध निमोनिया वायरस का जन्मदाता भी चीन है, जहां 13 नवंबर को पहला मामला सामने आया था। और पिछले बार की तरह इस बार भी चीन ने चुप्पी साध रखी है। कोई इसे कोरोना का नया वेरिएंट बता रहा है, तो किसी के मुताबिक ये निमोनिया का नया वायरस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक चीन में सांस संबंधी बीमारियों के ताजा मामले माइकोप्लाज्मा निमोनिया जैसे ज्ञात वायरस के संक्रमण से जुड़े हैं। कोविड प्रतिबंधों को हटाने के बाद इसके प्रसार में बढ़ोतरी हुई है। ये एक सामान्य जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करता है। यह वायरस बच्चों और बुजुर्गों को चपेट में ले रहा है। यही वजह है कि चीन के अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि लियाओनिंग प्रांत में कुछ बुजुर्ग मौत के शिकार हुए हैं। चीन पर भारत की कड़ी नजर है। खतरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अस्पताल में बेड और स्टाफ की कमी ना हो, जरूरी दवाएं और एंटीबायोटिक्स का स्टॉक रखें, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर सही से काम करें, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त संख्या में मौजूद रहे, पीपीई किट और टेस्टिंग किट उपलब्ध रहे। संक्रमण रोकने के लिए प्रोटोकॉल की समीक्षा होगी। एक बार फिर चीन से निकला एक वायरस दुनिया में फैलने लगा है। एक बार फिर चीन ने चुप्पी साध ली है। एक बार फिर चीन जानकारियों को छुपा रहा है, लेकिन इस बार भारत समेत पूरी दुनिया इस संकट से लड़ने के लिए तैयार है।
धरती के बाहर भी जीवन है, ये हमेशा से एक हैरत भरा विषय बना हुआ है। लेकिन सितंबर 2023 में मेक्सिको में ऐसे ममी पेश किए गए जिन्हें रहस्यमयी एलियंस के होने का प्रमाण माना गया। इन 2 ममीज को मेक्सिको में दुनिया के सामने रखा गया। तब ये विवाद उठा कि क्या सच में ये किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। इनको प्रमाणित करने के लिए शोधकर्ताओं ने जिम्मा उठाया और अब जो नतीजे आए हैं वो चौंकाते हैं। सितंबर 2023 की तारीख थी। मेक्सिको कांग्रेस में एक रोमांच से भर देने वाला शो शुरू किया गया। 2 छोटे छोटे कैस्केट खोले गए और इनके भीतर जो ममीज रखे थे उन्हें देखकर दुनिया चौंक गई। ये आकार में इंसानों जैसे थे, लेकिन इनके अंग अलग थे। इनके सिर लंबे और अंडाकार थे। इनकी खोपड़ी के अगले हिस्से पर हड्डी की एक दीवार जैसी नजर आ रही थी। इनकी आंखें इंसानों की तरह कपाल के नीचे नहीं, बल्कि जानवरों की तरह सिर के किनारों पर थी। इनकी छाती की हड्डी ऊपर उठी हुई थी। इनके हाथों और पैरों में 3 उंगलियां थीं।